जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूरज आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए साथियों, आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी निकली थी, इसका जो री एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उस पर हम हिंदी की कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों 5 है। ऑलरेडी हम 4 प्रैक्टिस करा के रखे हैं, आप उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिएगा। ठीक, चलिए तो वीडियो करते हैं कंटिन्यू। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और आपका पहला प्रश्न है साथियों, पहला प्रश्न कहता है लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। जो आपका लिपि चिन्ह का क्रमबद्ध होता है, उस समूह को क्या कहा जाता है। अक्षर, वर्ण या वर्ण समूह या वर्णमाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ठीक, और अगर बात कर ली जाए कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं, और वर्ण के क्रमबद्ध को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है साथियों, प्रश्न नंबर 2 कहता है साथियों, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इसमें जो आपका ये वाक्य दिए गए हैं साथियों, इस वाक्य में आपको क्या करना है, विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा, अनिल घर आया। ठीक, अनिल घर आया, यहाँ पे आपका कॉमा लगेगा, थोड़ी देर रुका और फिर चला गया। ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। अनिल घर आया, फिर कॉमा रहेगा, फिर थोड़ी देर रुका और चला गया। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 3 क्या होता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है साथियों, संज्ञा के भेद नहीं है। इसमें कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है, अर्थात संज्ञा के कौन से प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक और भाववाचक। तो साथियों अगर बात कर ली जाए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक जो होते हैं आपके ये संज्ञा ही होते हैं। संज्ञा टोटल आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के, 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका व्यक्तिवाचक। ठीक, दूसरा होता है आपका जातिवाचक जो कि गिवन है, और तीसरा होता है आपका द्रव्यवाचक। ठीक, और एक होता है आपका समूहवाचक, और एक होता है आपका भाववाचक। ठीक है, ये 5 आपके संज्ञा होते हैं। और जो आपका ये निजवाचक दिए गए हैं, ये ऑप्शन नंबर सी, ये आपका संज्ञा का भेद नहीं है। और ये जो आपके 3 दिए गए हैं, ये सब क्या हैं, संज्ञा के भेद हैं। तो आप प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कहता है साथियों, इनमें से सर्वनाम को उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। जो सर्वनाम का परिभाषा है साथियों, सर्वनाम का सही डिफिनीशन क्या होता है आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। ऑप्शन नंबर बी कहता है विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला। सी कहता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला। और डी कहता है क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला। तो अगर सर्वनाम की बात की जाए साथियों, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन, तो सर्वनाम का डिफिनीशन होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 4 के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम आपके कुल 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए हिंदी व्याकरण में कुल 11 प्रकार के सर्वनाम की चर्चा की गई है, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है साथियों, तो स्पेस कम है, इसके वजह से हम लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है साथियों, अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें आपको बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा विशेषण है। आग और अग्नि, अगिन उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बात कर लिए जाए, अग्नेय जो है साथियों, ये दिए गए शब्दों का अग्नेय शब्द विशेषण होता है। और जो आपका आग दिए गए है साथियों, ये आग जो होता है ना, ये आपका संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द है? ये संज्ञा शब्द है। और जो आपका अग्नेय है, ये अग्नेय आपका क्या होता है? अग्नेय आपका जो होता है साथियों, ये होता है आपका विशेषण। ठीक है, ये होता है विशेषण। चलिए अब चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर अगर 5 की बात कर लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो आपका अग्नेय शब्द है ये विशेषण है। चलिए प्रश्न नंबर 6 कहता है मित्रों, क्रिया के रूपांतरण को कहा जाता है। क्रिया का जो रूपांतरण होता है, रूपांतरण मतलब रूप को चेंज कर देना। क्रिया का जो रूपांतरण होता है उसको क्या कहा जाता है? क्रिया का जो रूपांतरण होता है उसको हम कहते हैं वाक्य। ठीक है, वाच्य कहा जाता है। क्रिया के रूपांतरण को वाक्य कहते हैं। क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ठीक है, क्रिया कितनी होती है? क्रिया की बात कर लीजिए साथियों, तो क्रिया आपकी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका सकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया? सकर्मक क्रिया। और दूसरा होता है आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, इसके वजह से बहुत डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन आपको सेटिस्फाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, जो क्रिया होता है वो क्रिया के रूपांतरण को हम वाच्य कहते हैं। और जो क्रिया होती है साथियों 2 प्रकार की, एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक होती है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 6 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन है? जो अव्यय है इनमें से कौन सा कथन सही है? ये अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं, ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे साथियों। अव्यय के लिए जो इनमें से कथन है ये अविकारी होते हैं, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कहता है मित्रों, दिए गए शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? रामायण, प्रार्थना, मछली, मकान। इसमें आपको लिंग बताना है, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो जो आपका रामायण होता है साथियों, ये आपका पुरुष होते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में मकान शब्द पुल्लिंग है। ये वाला आपका क्या है साथियों? ये आपका पुल्लिंग है। ठीक, पुरुष लिंग है। और बाकी जो आपके रामायण हैं, प्रार्थना, मछली, सब क्या है? स्त्रीलिंग। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से असंगत युग्म बताइए। सर्दी, सर्दियाँ, बहन, बहनें, गुब्बारा, गुब्बारे, झाड़ी, झाड़ियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, झाड़ी, झाड़ियों वचन की दृष्टि से असंगत युग्म यही है। ठीक है, चलिए और बाकी जो है सब ये सब ऑप्शन आपके क्या हैं? संगत हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? महेश गीत गा रहा था, ये वाक्य है। इस वाक्य में काल आपको बताना है, कौन सा काल है? काल मतलब टेंस बताना है। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या आसन्न भूतकाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए होगा अपूर्ण भूतकाल, जिसमें क्रिया पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? क्रिया के जिस रूप में कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चलता है लेकिन खत्म होने का पता नहीं चलता, उसी को क्या कहा जाता है? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, और इसकी जो पहचान होती है साथियों वो होता है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न अगला प्रश्न कहता है, उससे दौड़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें वाच्य बताना है, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भाववाच्य। उससे दौड़ा नहीं जाता इस वाक्य में आपका
भाववाच्य का उदाहरण दिया गया है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइए साथियों अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 कहता है परसर्ग वे एक सहायक हैं जो शब्दों के बीच संबंध को स्थापित करें, या जो शब्दों के मध्य में आते हैं, या जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, या जो विसर्ग से मिलते जुलते हों। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, शब्दों के बीच संबंध को स्थापित करते हैं कौन? परसर्ग। परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। परसर्ग को ही कारक चिन्ह भी कहा जाता है। ये बात आप लोग नोट करके रखिएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 12 के लिए जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न कहता है साथियों तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप बताइए। ठीक, तो इस जैसे अप्सरा, अप्सरा, अप्सरा या अवसरा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप जो है अप्सरा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कहता है मित्रों पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पर, प्रा, परा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। पराधीन में पर उपसर्ग है। उपसर्ग की बात की जाए कि उपसर्ग होते क्या हैं किसकी साथियों? उपसर्ग की अगर बात कर लिए जाए कि उपसर्ग होते क्या हैं, तो उपसर्ग वे मूल शब्द होते हैं। क्या होते हैं? वे मूल शब्द होते हैं साथियों जो मूल शब्द से आगे जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? आगे जुड़ते हैं। ठीक है, आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इसका जो अर्थ होता है साथियों वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक, चलिए तो प्रश्न नंबर 14 के लिए राइट आंसर आपका ये हो। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं। ठीक, अभी हम उपसर्ग देखे थे, अब इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रत्यय। तो केंद्रित और अधिकता में क्रमशः आपका इत और इत और ता क्या है? इत और ता मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक, केंद्रित में इसके वाक्य के पीछे की शब्द देखते हैं, जैसे इत है और लास्ट में क्या है? ता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 16 कहता है प्यारे मित्रों हमें पाप से बचाना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित जो आपका ये रेखा किए गए हैं शब्द के सही विलोम शब्द का विकल्पों में चयन कीजिए। पाप का जो सही विलोम रेखांकित बोला है तो रेखा किस पे है? पाप पे है। तो पाप का विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग बताइए। पाप का जो विलोम शब्द होगा पुण्य होता है साथियों। ठीक, पाप का विलोम क्या होता है? पुण्य। और विलोम का मतलब ही होता है उसी का क्या कर दो जस्ट अपोजिट वर्ड को ही क्या कहा जाता है? विलोम कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से अधन का विलोम बताइए। किसका? अधन का। तो अधन विलोम शब्द का जो जैसे निधर दिया, निष्पास दिया, कृति, अधि, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अधि होता है। चलिए अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 कहता है निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करते हुए शब्दों के रिक्त स्थान की क्या कर दीजिए? पूर्ति कर दीजिए। जैसे वाक्य दिए गए विधानसभा का चुनाव एक निश्चित के लिए होता है। इसमें आपका क्या भरा जाएगा? समय, अवधि, कल या युग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अवधि।
ठीक है, क्या लिखेंगे, अवध। विधानसभा का जो चुनाव है एक निश्चित अवधि के लिए होता है। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरण्य शब्द का पर्यायवाची सस्य, कलीन, कतार या आभारी क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी, कंतार होगा। ठीक, चलिए इसके कुछ और भी पर्यायवाची होते हैं साथियों। अरण्य शब्द के कुछ और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपके वन हो गया, ठीक, कानन हो गया, विपिन हो गया, बीहड़ हो गया, ठीक, इत्यादि और भी होते हैं। ठीक है, स्पेस कम है। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, 20 कहता है निम्नलिखित में से मान क्या अर्थ नहीं है। जो मान होता है उसका अर्थ नहीं, इज्जत, अभिमान, श्रेष्ठ या सम्मान। तो दिए गए मान शब्द का जो अर्थ होता है साथियों श्रेष्ठ होता है। क्या होता है, श्रेष्ठ। ठीक, मान का अर्थ इज्जत, अभिमान, सम्मान, जबकि गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है, शिक्षक, श्रेष्ठ और भार होता है। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, अभय उभय में समरूपी भिन्नार्थक हैं। अभय और उभय में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, निडर। ठीक है, क्या होता है, निडर दोनों। ठीक है, चलिए और शेष जो हैं आपके असंगत हैं। ये सब क्या हैं, असंगत हैं। अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, द्विज शब्द में उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। बहुत बोलने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला, बहुत जानने वाला, पहले जन्म लेने वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 बार जन्म लेने वाला क्या कहा जाता है, द्विज। बहुत जानने वाला, जो बहुत जानता है उसको हम क्या कहते हैं, बहुज्ञ कहते हैं। बहुत बोलने वाला, जो बहुत बोलता है उसको हम क्या कहते हैं, वाचल कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वाचल। 2 बार जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है, द्विज कहा जाता है। ठीक है, और आपका बहुत जानने वाले को हम क्या कहते हैं, बहुज्ञ कहते हैं, मतलब बहुत ज्ञानी है। और पहले जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, अग्रज। अग्रज मतलब होता है क्या, कि बहुत पहले जन्म लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 कहता है, अज्ञ का अर्थ बताइए। अज्ञ जो है, अज्ञ का अर्थ बताइए। जो कुछ जानता है या जिसे जाना जा सके या जिसके आर पार देखा जा सके या जो कुछ नहीं जानता। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। ठीक, और जो सब कुछ जानता है, जो आपका जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानते हैं। ठीक है, जिसे जाना जा सके, और जिसे जाना जा सके उसको कहते हैं ज्ञेय, अज्ञेय। ठीक है, और जिसे आर पार देखा जाता है वो क्या होता है, पारदर्शी। ये आप लोग साइंस में भी पढ़े हो, फिजिक्स में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 क्या कहते हैं, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये वाला गलत है, बाकी सब के सब क्या है, एकदम सही युग्म बना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 कहता है, यथोचित किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, जबकि समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करते हैं। इसका पूर्व पद अव्यय होता है। ठीक, चलिए तो प्रश्न नंबर 25 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।